क्लास 10 इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका 27 फरवरी को, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में पेज नंबर 12 पे आपने कुछ अजीब नोटिस करा। सीबीएसई ने कुछ दे रखा है। हेलो एवरीवन, सो भी क्लास 10 वाली बचपड़ी आज की वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के बारे में। बोर्ड एग्जामिनेशन में बचते हैं आपके अप्रॉक्स 10 डेज। अब इस 10 दिनों के अंदर अगर आप वो बच्चे हो जिसने पूरी साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ रखी है, हाँ चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाद में कुछ दिनों में इंग्लिश पढ़ के वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं, इवन 95 प्लस भी स्कोर कर रहे होते हैं। या वो बच्चे हो जिसने इंग्लिश को एक बार ग्रो थ्रू कर लिया है, अब वो चीजें रिवाइज नहीं हो पा रही हैं। आज की वीडियो में सब कुछ बात करने वाले हैं। इंग्लिश की आपको अगले 10 डेज की एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी दूंगा। ये थ्योरेटिकल स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है, ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी होने वाली है, जिसे आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये वो नहीं है जिसे आप अप्लाई करो कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिले। तो चलिए चालू करते हैं, बात करते हैं जरा स्ट्रैटेजी के बारे में। कुछ चीजें भी आपकी डिस्कस करूंगा। तो भाई स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ने से पहले क्लास 10 2023 के लिए सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिलीज करा था। उस पीडीएफ के पेज नंबर 12 पे सीबीएसई ने कुछ इस तरीके से एक चीज बना रखी है, जिसमें उन्होंने रीडिंग कम्प्रीहेंशन, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इसमें ऊपर देखोगे आप कॉम्पिटेंसीज लिखा है, टोटल मार्क्स लिखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज मेन है जो सीबीएसई ने यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज लिख दी है। अगर आप किसी भी लड़ाई की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पा रहे हो तो आप उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स या उस लड़ाई में आपके जीतने की संख्या बहुत ही कम हो जाती है, आपकी जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सीबीएसई इंग्लिश के पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हम बच्चा पार्टी से क्या मांगती है, वो क्या चाह रही है कि आप उसे क्या दो, वो उसने यहां पे मेंशन कर दिया है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों ने नोटिस करी होगी, 1000 में कोई एक आध होगा जिसने ये बात नोटिस करी होगी। सबसे पहले जरा इसी की बात करते हैं, फिर बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो सबसे पहला आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसमें सीबीएसई आपसे क्या चाहती है? इसमें सीबीएसई आपसे कह रही है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, डीकोडिंग आपको आना चाहिए, एनालाइजिंग, इन्फरिंग, इंटरप्रेटिंग और वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। मतलब क्या है? रीडिंग सेक्शन में सीबीएसई आपसे यह कहना चाहती है कि आपको जो पैराग्राफ दे रखा है आपको उसे कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उस पैराग्राफ की आपको एनालिसिस आनी चाहिए, उसको आपको डिकोड करना आना चाहिए, उसको आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात आपको सीबीएसई ये चाहती है कि आप एक आर्टिकल को पढ़ो तो उसकी आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर पाओ, वो आपकी ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में आप उसको इंटरप्रेट कर पाओ अच्छी तरीके से, वो आपसे क्या कहना चाहता है, उस आर्टिकल में क्या मैसेज है, वो सीबीएसई चाहती है कि आप यहां पे इंटरप्रेट कर पाओ और उसके बेसिस पे सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगी। ये आपका 20 नंबर के आता है रीडिंग सेक्शन। राइटिंग स्किल और ग्रामर की मैं बात करूं, यहां पे सीबीएसई आपसे सीधी सीधी बात, ये यहां पे क्या लिखा है, यहां पे सीबीएसई आपसे ये कह रही है कि आप जो होता है वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन करो। मतलब जो राइटिंग आप कर रहे हो उसमें अगर कोई ओपिनियन आपसे मांगा गया है या आपसे कोई लेटर लिखवाया जा रहा है, उसे आप वो नहीं है कि भाई वो फॉर्मेट को ले जाओ, आप कट कॉपी पेस्ट मारो, वहां पे अपनी कुछ वर्ड्स लिखो, कुछ लाइनें लोग आके बता देते हैं, वो आप लिखो और बस आके आ जाओ। नहीं, वहां पे नंबर नहीं मिल जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। वहां पे सीबीएसई आपसे ये चाहती है आप अपना एक यूनिक लेटर लिखो, आप अपना एक अच्छा सा क्रिएटिव ओपिनियन वहां पे लिख के आओ। अगर आपसे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखवा रही है सीबीएसई तो वहां पे अपना एक अच्छा सा आप ओपिनियन लिख के आओ, वो आपसे यहां पे मांगती है। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में वो ये चीज कह रही है कि सबसे पहले रिकॉलिंग, मतलब सीधी सीधी बात, आपको चैप्टर पते होने चाहिए, आपको चैप्टर की स्टोरीज पता होनी चाहिए तो आप उसे रिकॉल कर पाओ। यहां पे सीबीएसई आपके माइंड की रिकॉलिंग पावर को चेक करेगी। रीजनिंग, अप्रिशिएटिंग, अप्लाइंग, और उसके बाद में आपको दी राइटर्स मैसेज एंड राइटिंग फ्लुएंटली। ये राइटर्स मैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई राइटर ने कोई स्टोरी लिखी है, उस स्टोरी के पीछे हिडन मैसेज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये है ओवरऑल 40 मार्क्स का सबसे बड़ा सेक्शन आता है आपका लिटरेचर सेक्शन। तो ये ओवरऑल से एग्जाम की रिक्वायरमेंट है जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी को। अब बात करते हैं, ये तो हमने एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझ लिया, मतलब हमने जंग करने की रिक्वायरमेंट को समझ लिया कि भैया जंग कितनी करनी है, कब तक करनी है, कहां पे जाके छोड़ देना है। अब बात करते हैं वो चीज की जब हम प्रैक्टिकली चल रहे हैं तो अगले 10 दिनों के अंदर आपका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा, जिससे अगर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो भी आप उसे पढ़ रहे हो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो, या आपने अभी तक इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो। मतलब भाई सभी लोगों का यहां पे फायदा होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। इंग्लिश की बाप स्ट्रैटेजी, हम लोग टारगेट कर रहे हैं 80 मार्क्स को। जो आपके 20 मार्क्स हैं भाई वो आपके स्कूल से मिल रहे होंगे, बेकार से बेकार बच्चे को भी 15 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं। तो भाई हमारा टारगेट है 80 मार्क्स। सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा बलवान है, मतलब जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। टाइम आपके पास में कितना बचा है? टाइम आपके पास में मैं देखूं तो 10 दिन बचते हैं, यानी कि 240 घंटे अभी भी आपके पास में मौजूद है। आपका मोटा मोटा आपके पास में 250 घंटे मान लो, 250 घंटे मान लो आपके पास में अभी मौजूद है। अब सबसे पहले तो सिलेबस को जरा एनालाइज कर
करते हैं उसी के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी आपको बताते हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे दो पोर्शन होते हैं इंग्लिश के सिलेबस के अंदर, इंग्लिश के एग्जाम के अंदर। एक होता है स्टैटिक पोर्शन, एक होता है भैया डायनामिक पोर्शन। स्टैटिक के अंदर क्या आता है? स्टैटिक के अंदर लिटरेचर आता है, लेटर राइटिंग आता है, ग्रामर आता है। डायनामिक के अंदर रीडिंग सेक्शन आता है, एनालिटिकल पैरा आता है। मतलब डायनामिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब वो है जो आपका डेफिनेट है, जिसका सिलेबस आपको पता है। आपको पता है कि मेरे पास इतनी जगह है, इसी में से चीजें उठ के आनी है मेरे पास में। डायनामिक क्या है? डायनामिक है आपका एरिया बहुत वास्ट है, आपकी दुनिया में लाखों चीजें मौजूद है, उसमें से कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है, वो आपका डायनामिक पोर्शन कहलाता है। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे हमारा स्टैटिक पोर्शन को। तो हमने कुछ टारगेट इस तरीके से आपके लिए सेट कर दिए हैं। ये टारगेट आपके क्या रहने वाले हैं? सबसे पहला टारगेट आपका जो होता है लिटरेचर रहेगा, दूसरा टारगेट आपका लेटर राइटिंग ग्रामर रहेगा, तीसरा टारगेट आपका रीडिंग सेक्शन एनालिटिकल पैरा रहेगा। जरा इसके थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। पहले टारगेट के अंदर आप लिटरेचर पोर्शन को कवर कर रहे होगे, जिसके अंदर 28 चैप्टर है, 3 से 5 घंटे के आप अंदर इसे कवर कर सकते हो आराम से। जहां आप एनसीईआरटी पढ़ो 3 से 5 घंटे, छोड़ो एक दिन के अंदर आप इसे पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। मतलब आप 10-12 घंटे में पूरा पढ़ लोगे। जहां आप एनसीईआरटी से पढ़ो या आप यूट्यूब पे वन शॉट्स देख लो, उससे आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा। मतलब जो 28 चैप्टर लिटरेचर के अंदर मौजूद है। दूसरा हम लोग टारगेट करने वाले हैं आपका लेटर राइटिंग को और ग्रामर को एक साथ में। लेटर राइटिंग में क्या होता है? लेटर राइटिंग में आपको चाहिए होते हैं फॉर्मेट्स आपको पता होना चाहिए। बाकी आप उसमें कितना क्रिएटिव हो सकते हो ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका दिमाग कितना चलता है। किसी को जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो वही जो तुमने आजकल यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो कि भैया जॉब एप्लीकेशन में ऐसा करके कहें व्हाई शुड बी हायर यू, सो व्हाट शुड योर आंसर, तो वहां पे आप अपने आंसर्स को यूट्यूब की वीडियो से दे जाके चिपका दो, अच्छे से क्रिएटिव आंसर लगने लगेगा। अब जब आप इसे टारगेट कर रहे हो, आपको फॉर्मेट बहुत क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट के अंदर आप क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो, सब्जेक्ट में आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, बॉडी में आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। अब ग्रामर की बात करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हैं। ग्रामर आती है आपकी 10 नंबर की। 10 नंबर के पीछे आप 70 नंबर को मत छोड़ो। 10 नंबर को चेस करने के चक्कर में आप 70 नंबर को भूल रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती आप कर जाते हो। जिसको ग्रामर आती है बहुत बढ़िया बात है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए मैं बात करता हूं। ग्रामर के अंदर व्हाट शुड यू हैव टू डू, कि आपको क्या करना है ग्रामर के अंदर आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेना है। मतलब भैया जो टेंसेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एडिटिंग है, ओवेशन है, कुछ भी आ रहा है आपका ग्रामर के अंदर, जो आपका वर्ड कॉन्ट्राड आ रहा है, एडिटिंग आ रही है या ओवेशन आ रहा है, या आपका जो होता है डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, इसके बस एबीसीडी जान लो। एबीसीडी क्या होती है? मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? ए बी से बात कर रहा है, बी सी से कैसे कहेगा, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। जो आपका वर्ब कॉन्ट्राड है वो क्या होता है, टेंसेस क्या होते हैं, बस उनका थोड़ा सा बेसिक आउटलाइन आपको पता होना चाहिए। बाकी तुम जो होता है जुगाड़ लगा ही लोगे, इतना तो मेरे को भरोसा है। चलो भाई, तो तुम्हारे 10 नंबर यहां से पक्के हुए। मतलब टोटल ऑफ आप अगर ये दो टारगेट कर लेते हो, फॉर्मेट्स बेसिक्स को करके, लिटरेचर, लेटर राइटिंग या ग्रामर, तो आपके टोटल ऑफ 55 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अब बचते कितने? बचते हैं भैया 25 मार्क्स। 25 मार्क्स को हम कैसे चेज करेंगे? क्योंकि भैया ये आता है फिर डायनामिक पोर्शन। डायनामिक पोर्शन को आप चेज नहीं कर सकते हो, चेज करना बेकार होता है। जो लोग कहते हैं कि डायनामिक पोर्शन को यहां से कर लो, वहां से कर लो, बेकार होता है भाई। डायनामिक पोर्शन को आप चेज नहीं कर सकते, क्योंकि यू डोंट नो कि सीबीएसई कहां से आपको उठा के पैराग्राफ चिपका देगी, कहां से आपको किस एनालिटिक पैराग्राफ को लिखने के लिए दे देगी, क्या एनालिटिक्स आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। तो अब हम इसे कैसे चेज करेंगे? इसके लिए आते हैं आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके क्या करेंगे? सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको एक आइडिया दे देते हैं। मतलब अब इसके अंदर आपको करना क्या है? तो इसके अंदर आपको उठा लेने हैं भाई सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा के आपको क्या करना है? आपके पास सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सा भी है उसके अंदर 8-10 सैंपल पेपर होंगे। अब उस 8-10 सैंपल पेपर में जितने भी रीडिंग सेक्शन है, जितने भी एनालिटिकल पैराग्राफ वाले पॉइंट्स हैं, सबको उठा लो और उसमें ये देखो भाई कि जो रीडिंग सेक्शन है वो रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है, कैसे करके उसको इंटरप्रेट करा है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं। मतलब आपको उसे अंडरस्टैंड करना है। ओवरऑल एक आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिल्डअप होनी चाहिए। आप अगर एनालिटिकल पैराग्राफ कर रहे हो तो क्या एनालिटिक्स पे कैसे करके पैराग्राफ को चालू करा गया, कैसे एंड करा गया, बीच में बॉडी क्या बनाई गई, क्या क्या इंफरेंस निकाले गए, क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाले गए, सब कुछ आप वहां से एनालाइज करना चालू करो। ये करने में मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा। अब आपको करना क्या है? जब आप सारे के सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो मैं मानता हूं कि भैया 25 में से आपके 15 से लेके 20 मार्क्स हो जाएंगे पक्के। 5-6 मार्क्स आपके कटने के चांसेस होते हैं। अब ये 5-6 मार्क्स को कैसे करना है? 5-6 मार्क्स को करने के लिए रोज सुबह मोबाइल उठाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो रामलाल, तो तुम्हें करना क्या है? तो तुम्हें भाई जो होता है ऑनलाइन जाना है, गूगल पे न्यूज
कोई सा भी एक अच्छा सा न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स हो, द हिंदू हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, उसका एक आर्टिकल उठा लेना है। कोई सा भी आर्टिकल, बिजनेस का कोई आर्टिकल हो सकता है, आपके हिस्ट्री का कोई आर्टिकल हो सकता है, और डेली न्यूज़ का कोई आर्टिकल हो सकता है। उसे रीड आउट करना है। रीड आउट करोगे आप, रीड आउट करने के बाद में उसे बस अंडरस्टैंड कर लो कि भैया ये आर्टिकल हमसे क्या कह रहा है। ये मुश्किल से रोज आपको 15 से 20 मिनट करना है जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होता। मतलब आप 10-15 आर्टिकल्स मतलब पढ़ लोगे बोर्ड एग्जामिनेशन तक। जब आप ये कर लोगे तो आपको रीडिंग सेक्शन और एनालिटिकल पैरा आपको विश्वास नहीं होगा, मैजिकली ये आप अपने आप पूरा का पूरा सही अटेम्प्ट करने लगोगे। लेकिन सीबीएसई की रिक्वायरमेंट जो हमने पढ़ी है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन के अंदर और जो होता है ग्रामर स्किल के अंदर आपको क्रिएटिव होना है। रीडिंग के अंदर आप कट कॉपी पेस्ट नहीं मारोगे, ग्रामर के अंदर भी आप फॉर्मेट में वो कुछ लाइंस कुछ लोग बता देते हैं उसे बस कट कॉपी पेस्ट नहीं मारोगे, ठीक है। आप अपने आप से क्रिएटिव हो, कुछ चीजें नई जोड़ो, कहीं से कोई नया वर्ड मिल रहा है जोड़ दो, यूट्यूब से देखो भाई क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है, तो इससे आप कर सकते हो। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि मोटा मोटा आपका 100 आवर्स में सिलेबस पूरा हो जाएगा। 50 आवर्स लगते हैं भैया सिलेबस पूरा करने में। इधर जोड़ लो भाई तो ओवरऑल 3 से 5 घंटे 10 घंटे ओवरऑल इनका मान लो 15-20 घंटे में आपका सिलेबस हो जाएगा। 100 आवर्स क्यों लिख के? अरे सोओगे नहीं यार, बाहर घूमो फिरोगे नहीं, अरे अभी भी करते हो, हाँ अभी भी ठीक है। 100 आवर्स मोटा मोटा आपका सिलेबस हो जाएगा। अब बचे हुए 100 आवर्स, इसमें आप करीबन 70 to 80 आवर्स का अपना रिवीजन कर लोगे, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन पेपर लगा लोगे। बाकी मैं हूं यहाँ पे आपका थोड़ा रिवीजन मैं भी कराऊंगा और साथ साथ में मैराथन सेशंस भी आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो यार दैट्स द प्रैक्टिकल वे टू स्कोर 95 मार्क्स। अब बहुत सारे लोग आएंगे भैया प्रैक्टिकल वे ये है वो है, लेकिन असली बात ये ही है कि आप जब तक चीजों को एनालाइज नहीं करना सीखते हो तब तक वो चीज नहीं होगी। अब टाइम कम बचा है, अब वो चीजें करना है जो कोई नहीं करता है, मतलब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ हमें लेके जाना है अपने आप को। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही पढ़ते रहिए।